Hello students, I am Ruchika from English Academy. Today we study a lesson in English for students of class 9th. ये चैप्टर आपकी मोमेंट्स बुक से है. चैप्टर का नाम है Weathering the Storm in Irsama, written by हर्ष मंडे. बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज ये चैप्टर भी समझाइए. सो टुडे वी हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द टाइटल वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा. वेदरिंग यहाँ पर मीन करता है कि किसी चीज का सामना करना, टू फेस अ डिफिकल्टी. क्या डिफिकल्टी है? स्टॉर्म. ये स्टॉर्म मीन्स अ तूफान एंड यहाँ पर क्या स्टॉर्म है? अ सुपर साइक्लोन. साइक्लोन क्या होता है? वैसे तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पानी में अगर तूफान आता है, तेज हवाएं चलती हैं, तो उससे क्या होता है, लैंड पर भी ये पानी आ जाता है. दैट इज कॉल्ड अ साइक्लोन. इस तरह का साइक्लोन आता है एरसामा में. एरसामा इज अ स्मॉल टाउन इन ओडिशा. ओडिशा स्टेट, जिसका प्रेजेंट डे नाम है ओडिशा. ये एक कोस्टल स्टेट है, बे ऑफ बंगाल की कोस्ट पर लाई करता है. और जैसे कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे साइक्लोन्स आते रहते हैं, एरसामा में एक बार एक साइक्लोन आता है. और कैसे प्रशांत नाम का लड़का इस साइक्लोन का सामना करता है, क्या क्या कुछ होता है इस स्टॉर्म के वक्त, यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So let us begin with the chapter. We'll read the story, I'll explain the word meanings and the lesson to you. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. अब ये स्टोरी कब की है? एक दिन था 27 अक्टूबर 1999. एक लड़का था जिसका नाम था प्रशांत और उसकी मदर की डेथ हुए 7 इयर्स हो चुके थे. वो एरसामा जाता है. एरसामा क्या है? इट इज अ स्मॉल टाउन एंड इट इज द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स. यानी कि एवरी स्टेट हैज डिस्ट्रिक्ट्स. हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होता है. हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक्स होते हैं. ऐसे ही ओडिशा स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है जगत सिंहपुरा. जगत सिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक ब्लॉक है एरसामा. And that is why it's written he had gone to the block headquarters of Ersama. Ersama town है जो, वो block headquarters भी है जहां पर प्रशांत गया था. तो प्रशांत 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करके अपने गांव से एरसामा जाता है अपने एक दोस्त को मिलने. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Menacing means dangerous and harmful. शाम के वक्त अचानक से एक बहुत ही बड़ा और शरारती, बहुत ही डेंजरस, खतरनाक तूफान आ जाता है. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Fury means extreme strength. बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवाएं, बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और प्रशांत ने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Incessant means unceasing, continuous, non-stop. Ancient means old trees. इतनी ज्यादा तेज हवा चल रही थी और नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज बारिश हो रही थी. उसकी वजह से जितने भी पुराने पेड़ थे वो टूटकर नीचे गिर रहे थे. They could not withstand. वो इतनी तेज हवा का प्रेशर और इतनी तेज बारिश का प्रेशर सह नहीं पा रहे थे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Rent means filled. लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी क्योंकि इतना बड़ा तूफान आया था. सब लोगों के घरों में पानी भर गया था और लोग घबराकर चिल्ला रहे थे. The angry waters swirled into his friend's house neck deep. Swirled means moved or flowed along with a whirling motion. ऐसी ऐसी तेज तेज ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी पानी की और ऐसे लग रहा था कि मानो पानी को गुस्सा आया हुआ है. इतनी गश के साथ, इतनी स्पीड के साथ पानी बह के लोगों के घरों में घुस रहा था और उसमें इतनी तेज मोशन थी
ऐसे लग रहा था कि पानी को गुस्सा आया हुआ है और इसी तरह प्रशांत के दोस्त के घर में भी पानी भर गया नेक डीप। नेक डीप मीन्स सपोजिटली आप खड़े हुए हैं तो आपकी गर्दन तक पानी भर गया। इतना ज्यादा पानी भर गया था उसके दोस्त के घर में। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. Mortar is a mixture of lime, cement, sand and water used to construct buildings. जब भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, जो वॉल्स बनती हैं, उनमें ईंटें यूज होती हैं और ईंटों को बाइंड करने के लिए बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है जो कि इन सब चीजों से बनता है, जिसे मोर्टार कहते हैं। तो प्रशांत के दोस्त का जो घर था वो एक पक्का हाउस था, वो ईंटों का बना हुआ था, उसमें सीमेंट लगा हुआ था, इसलिए वो मजबूत था और इतनी तेज हवाओं का सामना कर पा रहा था। यानी कि उसका घर अभी भी खड़ा हुआ था, बाकी आसपास के बहुत सारे घर टूट चुके थे। But the cold terror of the family grew with the crushing of trees that had got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls. Cold terror means extreme fright. बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होना। प्रशांत के दोस्त के फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि उनके घर की बिल्डिंग तो सही सलामत खड़ी हुई थी, लेकिन आसपास जो पेड़ थे वो टूटकर गिर गए थे और वो उनके घर की छत पर गिरे थे, दीवारों पर गिरे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर डैमेज हो गया था। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. Wrought means produced as a result of something, किसी चीज का नतीजा। Surge means gush, the force that is applied on something. Crazed means maddening, इतना ज्यादा कि पागल कर देने वाला। ये जो तूफान है, जो सुपर साइक्लोन है, इससे इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन हो रही थी कि ओशन का जो पानी था वो बहुत ज्यादा तेजी से लैंड में आ रहा था, शहरों में घुस रहा था। और ये जो तूफान है ये पूरे 36 आवर्स चला। 1 day is 24 hours, दैट मीन्स पूरे 1.5 डे तक ये तेज हवाएं और ये जो पानी का बहाव है ये तेजी से चलता रहा। To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Refuge means to take shelter. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सब लोग घर की छत के ऊपर बैठे हुए, जैसे कि घर में गर्दन तक पानी भर गया था तो सब लोग छत पर जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, डूबने से बचने के लिए। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. Glimpse means sight. पहली बार किसी चीज को देखना। Devastation means the destruction. Wrought means brought upon by the super cyclone. सुपर साइक्लोन इज अ कैटेगरी ऑफ साइक्लोन। जब हवा की स्पीड एक पर्टिकुलर एक्सटेंट से बढ़ जाती है तो साइक्लोन को सुपर साइक्लोन कैटेगराइज कर दिया जाता है एंड दिस इज अ वेरी बिग कलामिटी। तो ये जो तूफान था ये सुपर साइक्लोन कैटेगरी का था। जैसे कि तूफान शाम को शुरू हुआ था, सारी रात चलता रहा। जब सुबह हुई, रोशनी हुई, तो प्रशांत ने आसपास जो सीन देखा वो उसे कभी भी भूल नहीं पाएगा। इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन थी कि वो जो साइट था वो प्रशांत के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। A raging, deadly, brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Fractured means broken, टूटे हुए. Bloated means swollen, पानी से भर जाना. And carcasses means dead bodies of animals and human corpses means dead bodies of human beings. तो यहाँ पर राइटर इलेबोरेट कर रहे हैं कि प्रशांत ने क्या सीन देखा। चारों तरफ जहां तक भी वो देख सकता था उसे क्या दिख रहा था, पानी की एक ब्राउन कलर की शीट बिछी हुई थी। जो समुंदर का पानी है वो शहर में आ गया था, चारों तरफ पानी ही पानी था और वो पानी ब्राउन कलर का था। ब्राउन कलर का क्यों था? क्योंकि नीचे की जो मिट्टी है वो उसमें मिल गई थी।
चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था और टूटे हुए घर बीच बीच में कई कई जगहों पर दिख रहे थे। और पानी में क्या था? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की डेड बॉडीज हर दिशा में पानी में तैर रही थी। तो इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी, इतने सारे लोग इस साइक्लोन की वजह से मर गए थे, उनकी डेड बॉडीज इधर उधर फ्लोट कर रही थी पानी में। All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. What is a blessing in disguise? An apparent misfortune that eventually has good results. अगर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आपको लगता है कि एक मिसफॉर्च्यून है, एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, लेकिन फाइनली उसके रिजल्ट्स फेवरेबल होते हैं और आपको लगता है कि ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, यानी कि हमें ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, कोई मिस हैपनिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो एक अच्छा हादसा है। अब प्रशांत के दोस्त के घर की छत पर पुराने पेड़ टूटकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके घर की छत और दीवारें डैमेज हो गई थी। तो उन्हें लग रहा था कि ये तो एक बुरी चीज हो गई, लेकिन दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। व्हाई? बिकॉज ये जो पेड़ गिरे थे ये कोकोनट के पेड़ थे, इनके ऊपर कोकोनट फ्रूट लगा हुआ था और सारी फैमिली उसी कोकोनट की वजह से अपने आप को सरवाइव कर पाई। तो जैसे कि कोकोनट के पेड़ उनकी छत के ऊपर गिर गए थे, तो वो लोग भी छत पर ही खड़े, वो भी छत पर ही रह रहे थे अपने आप को फ्लड से बचाने के लिए। तो सब लोगों ने क्या किया, पेड़ों के ऊपर जो नारियल लगे हुए थे उन्हें तोड़ तोड़ कर खाया ताकि वो भूख की वजह से मरे ना। तो जिंदा रहने के लिए ये कोकोनट्स ने उनकी मदद की, एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. Huddled means to sit together in a group. अगले 2 दिन तक प्रशांत और उसके दोस्त की सारी फैमिली घर की छत के ऊपर इकट्ठा होकर एक ग्रुप में बैठी रही। वो सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इतनी डिस्ट्रक्शन देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. इंसेसेंट रेन मीन्स कॉन्टिन्यूअस रेन। इतनी ठंड थी, नॉनस्टॉप बारिश हो रही थी, सब लोग फ्रीज कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और वे आउट नहीं था। बारिश का जो पानी है उसकी वजह से प्रशांत के आंसू धुल गए। क्या मतलब है इसका? प्रशांत रो रहा था, आंसू बह रहे थे, लेकिन जो बारिश का पानी उसके ऊपर पड़ा तो उसके जो आंसू थे वो उस पानी के साथ ही बह गए। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Flashed through his mind means came to his mind. उसके दिमाग में एक ही विचार आ रहा था और वो था उसकी फैमिली का। वो ये सोच रहा था कि क्या उसकी फैमिली इस सुपर साइक्लोन के बाद जिंदा है कि नहीं। Bereaved means to have lost a family member or a friend to death. जैसे कि 7 साल पहले प्रशांत की मदर की डेथ हो गई थी, तो प्रशांत ये सोच रहा था कि क्या अब एक बार फिर से उसे अपने किसी फैमिली मेंबर का लॉस का जो पेन है वो सहना पड़ेगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Ceased means stopped and recede means to reduce, कम होना। Prashant was determined to seek out his family without further delay. To seek out means to find out. But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. Pleaded means requested. पूरे 2 दिन तक प्रशांत ऐसे ही छत पर बैठा रहा। फाइनली बारिश रुक गई और जो पानी था वो भी कम होने लग गया। प्रशांत ने सोचा कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उसके दोस्त की फैमिली ने उसे रिक्वेस्ट की कि अभी भी डेंजर है इसलिए तुम मत जाओ, लेकिन नहीं, प्रशांत ने फैसला कर लिया था, वो वहां से चल पड़ा। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village
through the swollen flood waters. Expedition means a journey. प्रशांत ने एक बहुत ही लंबी मोटी सी डंडी पकड़ी और उसके सहारे से उसने अपने गांव का जो 18 किलोमीटर का जर्नी था वो शुरू किया. It was a journey he would never forget. ये जो ट्रिप था प्रशांत इसे कभी नहीं भूलेगा. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. Shallow means not deep. प्रशांत क्या कर रहा था, ये जो स्टिक है इसकी मदद से उसे ये अंदाजा लग रहा था कि सड़क कहां पर है और जहां पर पानी ज्यादा डीप नहीं था प्रशांत वहां से गुजर रहा था. At places it was waist deep and progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. जब प्रशांत ऐसे 18 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, कई जगहों पर बहुत ज्यादा पानी था और उसे धीरे धीरे निकलना पड़ा. कई जगहों पर तो उससे सड़क ही नहीं मिली और उसे पानी में तैरना भी पड़ा. कुछ डिस्टेंस के बाद उसे अपने अंकल के दो दोस्त मिल गए जो कि वापस उसी गांव जा रहे थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब इकट्ठा जाएंगे. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. Waded means swam and macabre means horrible. जैसे जैसे वो गांव की तरफ जाते गए उन्होंने क्या देखा, बहुत ही horrible scenes देखे. क्या थे वो scenes? They had to push away many human bodies, men, women, children and carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. जैसे जैसे वो आगे जाते गए उन्होंने क्या देखा, ह्यूमंस की डेड बॉडीज, जानवरों की डेड बॉडीज जो कि पानी में तैर रही थी और उन्हें धक्का देना पड़ रहा था अपना रास्ता बनाने के लिए. तो इतने सारे लोगों की डेड बॉडीज उन्होंने देखी जो कि पानी में तैर रही थी. इन एवरी विलेज दैट दे पास्ड they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe is a disaster. एक भयंकर कैलामिटी जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है. जितने भी गांव इन्होंने क्रॉस किए वहां पे एक या दो घर ही देखने को मिल रहे थे, सब कुछ खत्म हो चुका था. और ये देखकर प्रशांत को ये लगा कि किसी भी वे से उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर बचा नहीं होगा, इसलिए वो जोर जोर से रो रहा था और उसे ये पक्का पता था कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर जिंदा नहीं होगा. Eventually, Prashant reached his village Kalikuda. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. Remnants means small remaining quantities. टूटी फूटी बची हुई बिल्डिंग. जब प्रशांत फाइनली अपने गांव पहुंचा कालीकुड़ा तो उसने क्या देखा, वो सीन देख के उसका दिल ठंडा हो गया. ठंडा मीन्स टेरिफाइड. वो एकदम से डर गया क्योंकि जहां पर उनका घर हुआ करता था अब उसके रिमेन्स बच रहे थे. सिर्फ थोड़ी सी टूटी हुई छत दिखाई दे रही थी और उनके जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, जितना भी सामान था, जितने भी घर के आर्टिकल्स थे, वो सब पेड़ों की ब्रांचेस में फंसे हुए थे, टेढ़े मेढ़े से हुए थे. तो घर का सारा सामान बह गया था और प्रशांत ने ये फैसला किया कि वो रेड क्रॉस की शेल्टर में जाएगा अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए. सो रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, कोई कैलामिटी आ जाती है या कोई एपिडेमिक हो जाता है, कोई बीमारी फैल जाती है, तो रेड क्रॉस ऐसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों की मदद करने के लिए चैरिटेबल शेल्टर्स चलाती हैं, डिस्पेंसरीज बना लेती हैं ताकि जो लोग हैं जो पीड़ित हैं उनकी मदद हो सके. तो ऐसे ही वहां पर भी एक रेड क्रॉस शेल्टर बना दिया गया होगा उन लोगों की मदद करने के लिए जो कि साइक्लोन से अफेक्टेड थे. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother.
मेटर्नल ग्रैंडमदर कौन होती है? आपकी नानी माँ, आपकी मदर की मदर। तो सबसे पहले प्रशांत को जो फैमिली मेंबर मिले वो थे उसकी नानी। वीक विद हंगर शी रश टू हिम, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. Brimming means eyes were full of tears. जब प्रशांत की नानी ने उसे देखा, ऑल्दो वो भूख से कमजोर हुई थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो प्रशांत को देख के बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई चमत्कार हो गया। क्योंकि जैसे प्रशांत ने सोचा कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स मर गए होंगे, ऐसे ही उसके फैमिली मेंबर्स ने भी सोचा कि वो भी इस तूफान में मर गया होगा। तो जब दोनों एक दूसरे को मिले तो वो बहुत ज्यादा खुश थे। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. Motley means desperate, varied in appearance or character. Battered means injured. जब सब लोगों को पता लगा कि प्रशांत जिंदा है और वो बच के वापस आ गया है तो सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए, उसे हग करने लग गए। और प्रशांत ने सब लोगों को देखा, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, सबकी शक्ल सूरतें बहुत ही अलग अलग थीं क्योंकि वो सब इतने बड़े तूफान का सामना करके आए थे। प्रशांत ने देखा कि उसके आसपास उसके बहन भाई हैं, उसके अंकल्स, आंट्स सब वहां पर थे। तो फाइनली प्रशांत को तसल्ली हो गई कि उसके फैमिली मेंबर्स सही सलामत थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Took in means to assess something. अंदाजा लगाना। अगली सुबह तक प्रशांत ने ये अंदाजा लगाया कि जो शेल्टर में सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है, सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा तंग हैं। एंड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ का मतलब है कि अपनी कमर कसना और ये फैसला करना कि मैं कुछ करूंगा। तो प्रशांत ने जब देखा कि शेल्टर में सब लोग बहुत ज्यादा तंग हैं, दुखी हैं, तो उसने फैसला किया कि वो किसी तरह से सबकी मदद करेगा। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. Deathly grief means immense grief. बहुत ही ज्यादा sadness, extreme sadness. प्रशांत ने देखा कि शेल्टर में ऑलमोस्ट 2,500 लोग हैं और वो सब बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। गांव में 86 लोगों की डेथ हो गई थी इस साइक्लोन की वजह से। All the 96 houses had been washed away. Washed away means washed away with the gush of the water. तो पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके बहाव के साथ 96 हाउसेस जो कि उसके गांव कालीकुड़ा में थे वो सब खत्म हो चुके थे। It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. Tumult is an uproar of a disorderly crowd force. जैसे कि शेल्टर में 2,500 लोग रह रहे थे, दिस इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, और वो सब डिसऑर्डरली थे, सब लोग भूखे थे, स्टारवेशन से तंग थे, उनके घर नष्ट हो चुके थे, उनके पास कोई भी बिलोंगिंग्स नहीं थी, तो सब लोग बहुत ज्यादा तंग थे। 4 दिन से वो इस रेड क्रॉस के शेल्टर में रह रहे थे। अभी तक तो वो लोग ग्रीन कोकोनट्स खा के जिंदा थे, लेकिन अब उनके पास इतने कोकोनट्स नहीं थे कि इतने सारे लोग उन्हें खा सकें। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. प्रशांत जो कि सिर्फ 19 इयर्स की उम्र का था, बहुत ही यंग बॉय था वो, उसने डिसाइड किया कि जैसे कि गांव का और कोई भी इंसान गांव के लोगों को लीड करने को तैयार नहीं था तो उसे ही कुछ करना होगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने गांव के सारे जो बूढ़े और जवान लोग थे, यूथ मीन्स द यंग पीपल एंड एल्डर्स मीन्स द ओल्डर पीपल, उन सबको इकट्ठा किया और उन्हें कहा कि जो मर्चेंट है, जो राशन वाला है, उस पर प्रेशर डाला जाए कि उसके जितना भी चावल का स्टॉक है वो उन लोगों को दे दे ताकि वो उसे खाकर थोड़ी देर तक सर्वाइव कर सकें।
This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. Triumphantly means victoriously. अब जब दोबारा से ये सब लोग मर्चेंट के पास गए तो वो उसे कन्विंस कर पाए और वो वापस शेल्टर में खाना लेकर आए. No one cared that the rice was already rotting. Rotting means सड़ना, गलना, खराब हो जाना. किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जो चावल वो लोग लेकर आए थे वो खराब हो रहे थे. बिकॉज वो लोग भूख से मर रहे थे तो इससे अच्छा उन्हें कुछ भी खाने को मिले वो उसे खा लेते. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. What is a reluctant and slow fire? Reluctant means something which is hesitant, which is not willing. अब यहां पर राइटर कह रहे हैं reluctant and slow fire. इसका क्या मतलब है? ये जो पेड़ों की ब्रांचेस इन लोगों ने इकट्ठी की जिन्हें वो जला रहे थे, ये ब्रांचेस गीली थी. गीली ब्रांचेस हैं जो उन्हें जलाना मुश्किल होता है और इसीलिए जो फायर जली वो बहुत ही स्लो थी और रिलक्टेंट थी, यानी कि ऐसे लग रहा था कि वो बुझ जाएगी. बहुत स्ट्रॉन्ग फायर नहीं जल पा रही थी, लेकिन उन्होंने उसी पर राइस को कुक किया. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. Bellies means stomachs. Finally, 4 दिन के बाद शेल्टर में जो लोग थे वो खाना खा पाए थे. 4 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था. उसके बाद प्रशांत का जो अगला टास्क था वो था शेल्टर की सफाई करना. इन 4 दिनों में शेल्टर गंद से भर गया था और इसलिए प्रशांत ने यूथ वॉलंटियर्स को इकट्ठा किया, यानी कि जितने भी यंग लोग थे जो उस शेल्टर में थे उन्हें कहा कि तुम्हें वॉलंटियर करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें एक ऐसा काम करना जिसके लिए आप रिटर्न में कोई पैसे या चीज नहीं लेते, वॉलंटियर करते हैं. तो उसने उन्हें कहा कि शेल्टर की सफाई करो. और शेल्टर में कितना गंद था, कचरा, कूड़ा, लोगों का यूरिन, वॉमिट और डेड बॉडीज जो कि इधर उधर तैर रही थी. ये सारी तरह की चीजों को हटाना और शेल्टर में सफाई करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कोई ना कोई एपिडेमिक यानी कि डिजीज या बीमारी फैलने का डर था. और फिर उसने उन लोगों को ये कहा कि जितने भी लोग जख्मी हैं, जिनके कोई चोट लग गई है या इंजरी हो गई है, उनको भी हमें देखना होगा, उनकी मदद करनी होगी. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. 5वें दिन उनके शेल्टर के ऊपर से एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर निकला और उन्होंने शेल्टर के ऊपर कुछ फूड पार्सल्स घेर दिए. अब आपने भी कई बार देखा होगा, पास्ट में बहुत बार ऐसे हुआ है कई जगहों पर जहां पर फ्लड्स आ जाते हैं या फिर साइक्लोन से लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ. मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से निकला और उन्होंने कुछ फूड पार्सल्स उनके शेल्टर के ऊपर फेंक दिए, लेकिन उसके बाद दोबारा वो हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं आया. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. अब जितने भी यंग लोग थे शेल्टर में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए और फिर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मिट्टी में लिटा दिया और उनके पेट के ऊपर ये खाली बर्तन रख दिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो. ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो हेलीकॉप्टर है जो ऊपर से उड़कर निकलता है, उन्हें ये संदेश मिल सके, ये मैसेज मिल सके कि उन लोगों को खाना चाहिए, वो भूखे हैं. The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. इनका ये जो आइडिया था वो सक्सेसफुल हुआ. उसके बाद जब भी हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से निकलता
तो वो ऊपर से फूड और बेसिक नीड्स यानी कि बेसिक जरूरतों की जो चीजें होती हैं वो घेर देता था उनके शेल्टर पे, जिसकी मदद से वो लोग सरवाइव कर पाए। Prashant found that a large number of children had been orphaned. Orphaned means a child who loses either one or both of his parents to death. ऐसे बच्चे जो कि बचपन में ही अपने एक या दोनों माँ बाप को खो देते हैं, they are called orphans. He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. अब प्रशांत ने नोटिस किया कि इस साइक्लोन की वजह से बहुत सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। कई फैमिलीज के सिर्फ बच्चे बचे हैं, कईयों की सिर्फ विमेन बची हैं, कईयों के सिर्फ मेन बचे हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी बच्चे थे उसने उन सबको इकट्ठा किया, उन्हें एक पॉलिथीन शीट के शेल्टर में आसरा दिया। फिर उसने क्या किया, जितनी भी विमेन थी उनकी ड्यूटी लगा दी कि तुमने इन सब बच्चों का देखभाल करना है, और जितने भी आदमी थे उनको ये ड्यूटी लगा दी कि तुमने इन सब लोगों के लिए खाना और जरूरत की बाकी चीजें शेल्टर में लेकर आनी है। तो ऐसे प्रशांत ने क्या किया, इन सभी लोगों की एक कम्युनिटी बना दी। ऑल्दो ये सब लोग अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन जैसे कि अब ये शेल्टरलेस थे, होमलेस थे और इनकी फैमिलीज भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो उन्होंने इन सबको इकट्ठा करके एकजुट बना दिया। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. Grief means sadness. जैसे जैसे दिन बढ़ते गए प्रशांत ने नोटिस किया कि जितने भी लोग हैं शेल्टर में वो दुख में डूबते जा रहे हैं। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. What is an NGO? NGO is a non-government organization. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करती है। अब प्रशांत का एम था कि शेल्टर में जितने भी लोग हैं उन्हें इस दुख की स्टेट से बाहर निकालना है। तो उसने क्या किया, उसने इन लोगों को काम दिया। उसने सोचा कि अगर ये लोग खाली बैठे रहेंगे तो और ज्यादा सोचेंगे, इसलिए इन्हें कुछ काम दे देना चाहिए। जितनी भी विमेन थी उसने उन्हें कहा कि आपने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एनजीओ में काम करना है, और जितने भी बच्चे थे उनके लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for the children. प्रशांत को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज किए। इसकी वजह से वो बच्चे बिजी हो गए, खेल में लग गए और वो अपने दुख से बाहर निकल पाए। Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत ने बाकी सब वॉलंटियर्स की मदद से जितनी भी विडोज और जितने भी ऑर्फन बच्चे थे उनकी मदद की, ताकि वो अपनी जिंदगी को रीस्टार्ट कर सके। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. Stigma means disgrace. पहले तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया था कि वो अनाथ बच्चों के लिए और विधवाओं के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बना देंगे, लेकिन प्रशांत ने और उसके वॉलंटियर्स ने इस आइडिया को रेजिस्ट किया, इसको अपोज किया, इसका सामना किया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ना तो बच्चे खुश रहेंगे ना ही ये विडोज खुश रहेंगी, क्योंकि बच्चों को किसी का प्यार नहीं मिलेगा और ये जो विडोज हैं ये भी अकेलेपन में जिएंगी। प्रशांत का ये आइडिया था कि इन्हें आपस में एक कर देना चाहिए, इनकी फैमिलीज बना देनी चाहिए, फॉस्टर फैमिलीज। तो प्रशांत ने क्या किया, प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. Foster family is a family that provides custody or guardianship for children whose parents are dead or unable to look after them. जैसे हम कहते हैं गार्डियनशिप। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स मर चुके हैं उन्हें फॉस्टर पेरेंट्स दे दिए गए।
ऐसे पेरेंट्स जो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया अपने बच्चों की तरह। तो प्रशांत और उसके वॉलंटियर्स के ग्रुप का यही मानना था कि इन अनाथ बच्चों को ऐसी फैमिलीज में सेटल करना उनके लिए बेटर है। और उन्होंने क्या किया कि ऐसी फैमिलीज बना दी जिसमें विधवाओं को ऐसे ऑर्फन बच्चे दे दिए ताकि उनकी फैमिलीज कंप्लीट हो सके। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. सुपर साइक्लोन को आए हुए 6 महीने हो गए, यानी कि सुपर साइक्लोन के 6 महीने के बाद का क्या सीन है? 6 मंथ्स के बाद क्या हुआ है? अब प्रशांत की जो वुंडेड स्पिरिट है वो हील हो चुकी है, यानी कि प्रशांत का जो दुख है, प्रशांत का दुख क्या है कि उसका घर नष्ट हो गया, उसके भी फैमिली मेंबर्स ने इतना टॉर्चर सहा इस साइक्लोन की वजह से, लेकिन अब प्रशांत को कोई भी दुख नहीं है क्योंकि उसने जो अपना दुख है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने अपना सारा फोकस बाकी दुखी लोगों की मदद करने में लगा दिया। और प्रशांत इतना हैंडसम है, इतना खुश है। गांव के जितने भी लोग हैं जो इस साइक्लोन से डिवास्टेट हुए हैं, जिनकी फैमिलीज खत्म हो गई हैं, वो सब अपने दुख की घड़ी में प्रशांत को देखते हैं और इससे हिम्मत पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर प्रशांत इतनी हिम्मत कर सकता है, वो ऐसे हिम्मत रख के सब लोगों की मदद कर सकता है, तो हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए और हमें भी इन मुश्किल के समय का सामना करना चाहिए। So this is the story of Prashant and how he faces the storm that had struck upon Irsama and Kalikuda. And with this we come to an end of this lesson. Thank you for watching this video. If you like the video, do hit the like button, share this video with your friends, and for more videos please subscribe to our channel English Academy.